आदाब। मैं नगमा गुलजार आपका अदब और तहजीब के इस सफ़र में फिर से इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं जिस शायर की बात करने जा रही हूँ उनका इंट्रोडक्शन आज मैं खुद नहीं दूंगी, बल्कि खुद मिर्ज़ा गालिब देंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। आदाब अर्ज़ मिर्ज़ा नौशाद। बड़ा जिंदा शेर है हाफिज जी। किसका कलाम है ये? मीर तकी मीर का है, दिल्ली के शायर थे। वाह क्या अंदाज है। रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। कभी हजरत इब्राहिम ज़ौक़ के दरवाजे पर खड़े होकर पढ़ना। ना अहल ये तो जाने कि सिर्फ ज़बानदानी और काफिया बंदी से शायरी नहीं हो जाती। बजा फरमाया। हम तो अच्छे शेर के आशिक हैं, जहां मिल जाए जिससे मिल जाए। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे मिर्जा। चारा गरीबी मारी है दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं। चारा गरीबी मारी है दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिल बरे नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम खुदाए सुखन कहे जाने वाले शायर मीर तकी मीर के बारे में बात कर रहे हैं। वो शायर जिसने उर्दू को वो ज़बान बनाया जिसमें बाद में गालिब, इकबाल, फिराक और फैज़ जैसे शायरों ने शेर कहे। इस अजीम शायर के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं गुलजार वानी साहब। तो गुलजार साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मीर को खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नगमा, फिर से आपने मुझे मौका दिया है। उर्दू शायरी के खुदाए सुखन कहे जाने वाले मीर को तमाम लोगों ने सराहा है, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे इकबाल हो, चाहे बाद के जो शोरा हैं जो करंट पीरियड के, चाहे फिराक गोरखपुरी हो या नासिर काज़मी साहब हो। आपने गालिब का शेर तो पढ़ा ही है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो ये जो है गालिब जैसे शायर ने भी मीर की उस्तादी को माना है। इसके अलावा भी बहुत सारे शायरों ने मीर की उस्तादी का जिक्र किया है। जैसे मैं ज़ौक़ का एक शेर पढ़ता हूँ कि ज़ौक़ कहते हैं कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। क्या बात है। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। और मीर खुद इस बात की, उनको एहसास था इस बात का कि वो खुद कहते हैं कि रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसका है। अच्छा, रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसका है। तो बेसिकली मीर को खुद इस बात का एहसास था कि रेख्ता के ऊपर जो काम हुआ है और जिस लेवल पे, क्योंकि उस टाइम पर्शियन पोइट्री का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उर्दू पोइट्री या रेख्ता पोइट्री बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी और उसको लेने वाले लोग, उसको एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम थे। ख़ास तौर से जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थी, वो एलीट था, वो इस ज़ुबान को नहीं मानता था। तो
इससे मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मीर लखनऊ गए जी तो वहाँ पर कुछ यार दोस्त उनके घर पे आए, तो जी उनसे बोला कि भाई कुछ शेर सुनाओ। तो मीर ने बड़ी वो करी, वो चाह नहीं रहे थे कि मैं कोई शेर सुनाऊँ, उन्होंने माजरत चाही, उन्होंने बहुत इसरार किया कि नहीं आप हमें कुछ शेर सुनाइए। जी तो फाइनली मीर कहते हैं कि आपको मेरा कलाम समझ नहीं आएगा। जी तो बोले कि भाई कैसे समझ नहीं आएगा, हम तो हाफिज़ को पढ़ते हैं, शिराजी को पढ़ते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पर्शियन पोइट्स का नाम नाम लिया। लिया। तो वो कहते हैं कि हाँ आप इनको पढ़ते होंगे, लेकिन मेरी शायरी के समझने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद के सड़क सीढ़ियों पर जो लोग हैं बैठना पड़ेगा। तो जी। बेसिकली उनकी जो ज़ुबान थी वो कॉमन मासेस की ज़ुबान थी, जी ठीक है। तो वो ज़ुबान की और इसी ज़ुबान में उन्होंने शायरी करी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर। पॉपुलर हुई। मीर को खुदाए सुखन क्यों कहा गया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीर की ज़ुबान इतनी सादा, इतनी सलीस है कि जैसे वो बातें कर रहे हैं, जी जैसे जो उनके दिल पे गुजर रही है उसी को वो अपने बयान कर अल्फाज रहे हैं। में बयान कर रहे हैं। जी जी खुदाए सुखन क्यों कहा गया और किसने कहा इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि सभी लोगों ने इसको माना और इसकी ताकीद करी कि ये खुदाए सुखन ही है। अब वजह क्या है? उसका वजह- मतलब क्या है? खुदाई खुदाए सुखन सुखन का मतलब? खुदाई सुखन का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इंग्लिश में हम कहेंगे गॉड ऑफ पोइट्री, जी और ये एक ऐसा लक़ब है जो किसी और शायर को नहीं मिल पाया। नहीं मिला है। दाग को, गालिब को, इकबाल को, किसी और उर्दू शायर को ये लक़ब नहीं मिला जो मीर को मिला है। तो वजह क्या रही है? सबसे पहले तो मीर की ज़ुबान ऐसी है, ऐसे लगता है कि वो बातें कर रहे हैं। उनकी ज़ुबान बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। बाकी शायरों ने आपने देखा कि गालिब को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मीर का आप कोई भी शेर उठा के पढ़िए, आपको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। जो भी उनके दिल पे गुजरी वो उन्होंने बयान किया, और इस तरह से बयान किया कि आम फहम ज़ुबान में उन्होंने उसको आसान बना दिया है। बताने की। लेकिन ये आसानी फिर भी मैं ये बताऊंगा कि इसको ये डिसेप्टिव है। मीर की जो सादगी है उसको गोपीचंद नारंग साहब कह रहे हैं कि ये सादगी का वहम है, अच्छा इट इज़ नॉट एक्चुअली द सिंप्लिसिटी। मीर खुद कहते हैं, और ये शेर मीर की जो कब्र है जी उसके ऊपर भी लिखा गया है लखनऊ अच्छा, में जी कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, जी मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब जाके खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। क्या बात। ठीक है। शमसुर रहमान फारूकी साहब जो बहुत बड़े उर्दू के क्रिटिक हैं, जी उर्दू के नक़ाद हैं, उन्होंने भी अपनी क्योंकि उनका तो मीर के ऊपर जितना उन्होंने काम किया है शायद ही किसी और ऑथर ने या किसी एकेडमिशियन ने इतना काम किया होगा, तो उन्होंने भी इस बात को बताया है कि हमें मीर को इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए कि वो बहुत ही सादा ज़ुबान बोलते हैं और उसके जी। बियॉन्ड हम कहीं देख नहीं पाते हैं। जी वो तो कहते हैं कि आप मीर का दीवान नहीं पढ़ेंगे जी तो आप मीर को कैसे समझने की बात करेंगे। सही बात। आजकल क्या हो गया कि मीर का दीवान तो बहुत, क्योंकि मीर का दीवान जो है 6 वॉल्यूम्स का है, जी तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मीर का दीवान पढ़ा है। उसके बाद मैक्सिमम लोग इंतखाबी कलाम मीर जो अलग अलग लोगों ने उनके कलाम का इंतखाब किया है उसको पढ़ने की कोशिश, मुनफरिद शेर जो उनके selected पोइट्री पोइट्री निकाली है, जी उसको पढ़ने के बाद लोगों ने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं कि कि वो- मीर की शायरी कैसी है या उसके कितकर के शायर हैं। जी लेकिन कलेक्शन हमेशा हम अपने डिसाइड करते हैं कि भाई आपका टेस्ट अलग हो सकता है, दूसरे का टेस्ट अलग किसी हो और सकता का है। मैं दूसरा उनके हो शेर सकता को एक को पसंद करता हूँ, दूसरे को कोई और शेर पसंद आएगा। बिल्कुल। तो उनका ये कहना है, शमसुर रहमान फारूकी साहब कहते हैं कि हमें सिर्फ इस बेसिस पे, इंतखाब के बेसिस पे ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि मीर किस तरह के शायर है। जी बट यस, मीर जो है ऐसे शायर है जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के अर्ली जो टाइम था उसमें उसको फाउंडेशन ली थी, क्योंकि वो आगरा के थे, बुनियादी तौर पे जो हाँ। उर्दू उठ के आई। उठ के आई, और तो उर्दू वो ज़ुबान जो जी। बाद में उर्दू ही मौला बनी, जिसको जी। गालिब ने यूज़ किया, वो जी। मीर ने उसकी फाउंडेशन इजाद ली किया थी। था। जी मीर की ज़ुबान ब्रज, क्योंकि वो आगरा से थे, जी वहाँ से जो उनकी लोकल लैंग्वेज और लोकल डायलेक्ट को उन्होंने यूज़ किया। वो जब दिल्ली आए तो दिल्ली में जो है खड़ी बोली और बोली जाती थी। पर्शियन और जी अरबिक का इन्फ्लुएंस था, इसको मर्ज किया। फिर मीर बाद में जो 60s के बाद लखनऊ चले लखनऊ गए, गए। तो वहाँ भी जी चूँकि लखनऊ का बहुत असर नहीं लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने लखनऊ की कुछ चीज़ें अपनी ज़ुबान में डाली। तो इस तरह से उर्दू ज़ुबान जो मीर ने इस्तेमाल की वो असली और कंप्लीट, जिसको कहते हैं कंप्लीट उर्दू कंप्लीट किया पोएट। उन्होंने उर्दू हाँ, ज़बान। yes। तो मीर को हम कंप्लीट उर्दू पोएट कहते हैं, फर्स्ट कंप्लीट उर्दू पोएट। मीर तमाम उर्दू शायरों में सबसे ज़्यादा तख्लीकी और ज़रखेज़ शायर थे, जी और उसकी वजह ये थी कि उनकी ज़ुबान, जैसे मैंने पहले कहा, सादा, और उनकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा मिठास थी। जी। लेकिन गुलजार साहब,
अक्सर लोग कहते हैं कि मीर की शायरी में सिर्फ दर्द और गम है, तो क्या ये गम उनकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है? जी बिल्कुल सही बात है कि मीर जो है दर्द और गम के शायर हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनकी अक्सर शायरी में इस तरह के जो पेचीदा गम के मसाइल जो हैं और इश्क के मसाइल हैं वो बहुत ही बारीकी से उन्होंने बयान किए हैं। जी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये इसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर शायर जो कुछ कहता है उसके पीछे उसके अपने तासुरात, उसके अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम मीर की ज़िंदगी को उठा के देखें, आगरा में पैदा हुए। जी। आगरा में पैदा हुए तो जब 10-12 साल के थे तो उस टाइम उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद ऐसे थे जो बिल्कुल सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने उसी टाइम मीर से चंद बातें की और उनको समझाया कि बेटा इश्क ही सब कुछ चीज़ है, हर चीज़ से इश्क करो। और क्योंकि उनको उनके अंदर जो वो शायरी का जज्बा था और वो जो जुनून था वो उनको दिख रहा था। जी। उसके बाद मीर वहाँ से जो है आगरा से दिल्ली आए। दिल्ली में भी कुछ ख़ास उनको कोई रोज़गार नहीं था, कुछ काम नहीं था, लेकिन दिल्ली को जिस तरीके से उन्होंने लुटते हुए देखा है, क्योंकि वो टाइम जो ऐसा था जहाँ पर नादिर शाह ने सबसे पहले दिल्ली पे हमला किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कई हमले दिल्ली पे किए और दिल्ली को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके बाद इन दोनों के बाद जब इन दोनों ने दिल्ली लूट के उसके बाद बीच के जो सिविल वॉर्स थे, ये सब मीर ने अपनी आंखों से देखा। और मीर ने जिस तरह से अपने शहर को उजड़ता हुआ और फिर उनके बाद उसको वहाँ से मुंतकिल होना पड़ा, वो लखनऊ चले गए। और रोज़गार की ये हालत थी कि मतलब खाने को भी लाले पड़ जाते थे। उनके जो भी लोग उनके जो पैटर्न्स थे जो उनको उनकी शायरी को सराहते थे और उनको कुछ जो इमदाद होती थी वो भी इस पर्टिकुलर प्लंडर में वो नहीं हो पाती। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पॉइंट यहाँ पर रेज़ करूँगा वो ये है कि मीर का एक ज़ाती इश्क के बारे में बात करते हैं। उनको बचपन में किसी के साथ इश्क हो गया था। अब ये इश्क जो है आब हयात में मौलाना हुसैन आज़ाद साहब ने एक अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली जो एक नावल है जो खुशवंत सिंह साहब ने लिखा है उसमें जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है वो अलग है। तो मीर की जो शायरी है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल ट्रेजेडीज़ और दिल्ली की जो तबाही है वो सब इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और उनकी जो पर्सनल जो लव अफेयर था उनका, उसके बारे में भी मीर ने, और वो जो नाकाम लव अफेयर था वो बहुत ही ज़्यादा मीर को उनको उससे परेशानी हुई, यहाँ तक कि मीर जहनी मरीज़ हो गए। जब दिल्ली आए तो उनको मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया और उनका इलाज हुआ वहाँ पर। तो ये हाल था मीर का पर्सनल लाइफ में। यहाँ एक छोटा सा मेरा सवाल है, तो क्या उनका ये जो इश्क के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खाली मजाजी था या कुछ सूफियाना रंग भी था उसमें? देखिए मीर का जब दीवान पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि ये सिर्फ इश्क मजाजी नहीं था, उनका रंग जो है सूफियाना रंग भी था। सूफियाना रंग तो उनके शायरी में आना ही था, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनके फादर का, उनकी हेरिडिटी में थी वो चीज़। उनके फादर एक सूफी थे, उनकी विरासत और थी। उनके फादर के जो सूफी थे उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, उनको दिल्ली में जितने लोगों ने उनको हेल्प की, दे वर सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ हिज फादर। तो वहाँ से तो आना ही था। तो जैसे मैंने बताया कि मीर तसव्वुफ और भक्ति के शायर थे। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मीर की ज़ुबान में सिर्फ इश्क और गम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल भी हैं। कहते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गरी का। क्या बात। आफाक की इस कार गए शीशा गरी का। मीर के दीनो मजहब को तुम पूछते क्या हो, कशका खींचा दैर में बैठे कब का तरक इस्लाम किया। क्या बात है। कशका खींचा दैर में बैठे कब का तरक इस्लाम किया। कहते हैं कि किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम। किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम, पूछे के इस बाशिंदे ने सबको यही से सलाम किया। क्या बात। पूछे के इस बाशिंदे ने सबको यही से सलाम किया। तो ये जो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ ये बेसिकली मीर के लिए एक डिफरेंट पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीर के उस पोइटिक एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हम इश्क और जो गमगीनी से उससे बाहर कुछ और असर शायरी में दिख रहा है। खुशवंत सिंह ने अपनी मशहूर नॉवेल दिल्ली में एक पूरा चैप्टर मीर के नाम लिखा है, उसकी क्या वजह रही होगी? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि
खुशवंत सिंह ने जब दिल्ली वो बुक को भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैं तो है, रिकमेंड करूंगा कि सारे लोग सबको पढ़नी पढ़नी चाहिए। चाहिए, बट दो इट इज़ अ वेरी जी। मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए हाँ। किताब है, जी तो उनको पढ़नी चाहिए। और देखिए खास बात ये कि जब वो दिल्ली के मेडिवल पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं, दिल्ली की जी। हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, फिर वहाँ पर एक सिंगल शायर का नाम लेना और उनके ऊपर एक चैप्टर पूरा एक डेडिकेट करना चैप्टर डेडिकेट करना अपने बहुत आप बड़ी में बहुत बात बड़ी है। बात है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि जी। मेरा मानना है कि खुशवंत सिंह ने मीर तकी मीर को उस पर्टिकुलर पीरियड का विटनेस बनाया, गवाह बनाया, जी और उनकी आंखों से दिल्ली की तबाही, क्योंकि मीर ने दिल्ली के उरूज को भी देखा था जी, उसके जवाल और को उसके भी। बाद जो जवाल आया बिल्कुल। दिल्ली में उसको भी देखा था। जी। मैं यहाँ पर एक और शेर जो है मीर ने कहा था कि जी उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा बिल्कुल, आपके प्लीज। ऑडियंस के लिए। कहते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, क्या दिल्ली बात के है। बारे में कहते हैं जब जी। दिल्ली ताराज हुआ तो कहते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के, क्या बात है। रहते थे मुंतखब ही जहाँ जहाँ रोजगार रोजगार थे, के। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, उफ, उफ। जिसको फलक फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, क्या बात, क्या हम बात। रहने वाले हैं उसी उसी उजड़े उजड़े दयार। दयार के। खुशवंत सिंह क्योंकि उनका राइटिंग का स्टाइल ही ऐसा है कि वो हिस्ट्री को जब लिखते हैं जी। तो बजाय कि वाक़ात के जो नॉर्मल हिस्टोरिकल अकाउंट होता है कि हम हिस्टोरिकल अकाउंट को नरेट करें, उसके बजाय उन्होंने अदब, सकाफ़त और जज्बात के थ्रू जी हिस्ट्री को नरेट किया है। नरेट किया। तो इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम की दिल्ली को अगर आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है, तो तो मीर आप तकी मीर को कोट ना को करें। मीर तकी मीर को आपने जरिया जरिया बनाया, उनको बनाया। गवाह बनाया और जी। उनके आंखों के जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसको जो आपने उन्होंने बयान witness किया किया। है। तो गुलजार साहब, मीर की शायरी में तरन्नुम और मौसीकियत पाई जाती है। आप हमें बताएं कि किन किन गुलकारों ने उन्हें गाया है। कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि जी। मीर की ज़ुबान जो है सादा थी जी। और उसमें लिरिसिज्म था, मौसीकियत है बहुत सारी। लय थी। यस। और गोपीचंद नारंग साहब तो ये कहते हैं कि मीर ने हिंदी गीत जो जी। है, जो फोक सिंगिंग, जो हिंदी गीत था, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है। अच्छा। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी गज़लें लिखी हैं तो उनको गाना बहुत आसान है, तो क्योंकि लिरिसिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए 300 साल बाद भी आज जी। भी हम जब गज़लें सुनते हैं तो हम मीर की गज़ल ज़रूर सुनते हैं। तो कोई ऐसा बड़ा गुलकार नहीं है ख़ास तौर से गज़ल सिंगिंग में जी। जिन्होंने मीर को नहीं गाया है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा नाम लूँगा यहाँ मेहदी हसन साहब का। अच्छा। मेहदी हसन साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ मीर को गाया है, जी। जगजीत सिंह साहब ने गाया है। इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी ने कुछ गाने मीर के गाए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने कुछ गाने गाए हैं। और ये एक ऐसा पहलू है कि बाकी लोगों को ये बात नहीं पता है। हम गाने सुनते रहते हैं, हमें ये नहीं पता है कि वो मीर ने लिखा है, कि वो फैज़ ने लिखा है, एग्जैक्टली। तो हम सुनते रहते हैं उनको। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग मीर का कलाम नहीं पढ़ पाते जी। हैं, क्योंकि इतना दीवान उनका वसी है, जी। या उनका इंतखाब नहीं भी पढ़ पाते हैं, जी। तो उनके लिए तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर आप मीर के नाम से जो है गज़लें जो वो उनको सर्च कीजिए और उनको सुनिए। तो आपको मैं मीर- यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे अपने चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मीर के नाम पे। अगर आप लोग सुनना चाहें तो आप लोग वहाँ जाकर सुन सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके आसानी के लिए। ये बहुत अच्छा काम किया है आपने, जी। क्योंकि मीर को, क्योंकि अभी हमें इन 300 साल बाद फिर से हमें जी। रिवाइव करने की ज़रूरत है उनकी शायरी को। तो क्योंकि आजकल का मीडिया ऐसा है कि हमें गानों के थ्रू, मौसीकी के थ्रू ज़्यादा पहचान मिलती है, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह की चीज़ें जो आप बता रही हैं, मीर जी। के कलाम को एक जगह इकट्ठा किया जाए और हमें याद भी रहती हैं। अगर हम गानों के तौर पे कोई भी शेर सुनते हैं तो हमें याद रहता है। अगर हम वैसे बुक पढ़ते हैं तो शायद हम भूल भी जाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि मीर कहते ही थे कि मीर का जो ओरल ट्रेडिशन है, मीर के जी। जो शायरी का अंदाज़े बयां है। ओरल ट्रेडिशन ये था कि वो कहते हैं कि जो शेर जब लिखते हैं तो वो सुनने वालों के लिए होता है, जी। न कि बुक पढ़ने वालों बुक के पढ़ने वालों के लिए। लिए। ये मीर की सबसे एक और बड़ी खासियत है। ये- तो गुलजार साहब, मीर के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। आप हमें ये बताएं कि मीर की शायरी के ऊपर क्या-क्या एकेडमिक रिसर्च हुई है, और किन-किन एकेडमिशियंस ने या शायरों ने मीर के काम को लोगों तक पहुंचाया है। मीर क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है। जी। पहले तो मैं इस किताब का हवाला दूंगा आब हयात, जो जी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने लिखी है। उन्होंने सारे शायरों को इकट्ठा किया और मीर के ऊपर भी एक चैप्टर लिखा गया है इस किताब में। और ये किताब में जो चैप्टर लिखा गया वो बेसिकली बाद में बहुत सारे लोगों के लिए एक रिसर्च और एक थीम बना है, और जहाँ से उन्होंने आगे बढ़ाया उस काम को। आज के दौर में हम बात करें तो
जैसे आप देख रहे हैं गोपी चंद नारंग साहब ने एक इंग्लिश में द हिडन गार्डन मीर तकी मीर बुक उर्दू में लिखी भी है। अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी इंग्लिश में available भी। है। और इंग्लिश ऑडियंस के लिए तो मैं ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, उनको मीर के बारे में अगर पता करना है तो इस बुक को ज़रूर जरूर पढ़ें। पढ़ें। इसके अलावा शम्सुर रहमान फारूकी साहब, जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने तो बहुत काम किया है, वो तो उससे बड़े मीर शनास मेरे ख्याल से कोई और नहीं थे, तो उनका काम। लेकिन जिन लोगों को मैं स्पेशल रेफरेंस यहाँ दूंगा, मैं फिराक गोरखपुरी साहब की बात करूँगा। जी। उन्होंने मीर को ज़िंदा किया है दोबारा, और उनके जो जी। हिंदी रूट्स थे, उनके जो हिंदी ट्रेडिशंस, और जैसे मैंने पहले बताया कि उनके जो इंडियनाइज्ड रूट्स थे, जी। हिंदुस्तानी रंग उनके अंदर जो था, उसको उन्होंने उनको उजागर किया। जी। और पहले जैसे आपको पता है कि आपने आपके ही चैनल पे आपने नासिर काज़मी का जी, एक एपिसोड बिल्कुल। किया था, तो नासिर काज़मी साहब ने इंतखाब कलाम मीर के नाम से एक उनका कलाम का इंतखाब किया जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है। जी। और नासिर काज़मी तो ये कहते हैं कि क्योंकि नासिर काज़मी पार्टीशन के टाइम के शायर थे, जी। तो वो कहते हैं कि जो रात वहाँ से शुरू हुई थी जब मीर के टाइम पे जो गम और अंदोह उनकी ज़िंदगी में था, और जो रात वहाँ से जी। शुरू हुई वो अभी भी चल रही थी जब पार्टीशन का टाइम आ रहा था। जी। तो नासिर काज़मी साहब का भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा। तो जी। ये बहुत सारे लोग, इसके अलावा भी बहुत सारे, जमील जालवी साहब हैं, मौलाना अब्दुल हक साहब हैं, जी। ये सारे लोगों ने काम किया है मीर के ऊपर। लेकिन आज के दौर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप आब हयात पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा द हिडन गार्डन, मीर तकी मीर, जो गोपी चंद नारंग गोपी चंद नारंग साहब ने ये लिखी सारी है। किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में मीर को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका। ये गुफ्तगू वाकई में बहुत दिलचस्प रही और आज हमने मीर की ज़िंदगी और शायरी के कई पहलू उजागर किए। मीर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें और उनके तमाम रंगों को पहचानें, क्योंकि मीर ना सिर्फ उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, बल्कि वो एक तहजीब, एक अहद और एक मुकम्मल जज्बाती कायनात है। अगर उर्दू शायरी एक दरिया है तो उसका पहला सबसे बड़ा सोर्स मीर तकी मीर है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। काफिले में सुबह के एक शोर है, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या। सब्ज होते ही नहीं ये सरजमीं, सब्ज होते ही नहीं ये सरजमीं, तुख्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। ये निशाने इश्क है बातें नहीं, ये निशाने इश्क है बातें नहीं, दाग छाती के अबस धोता है क्या। गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, मीर इसको राएगा खोता है क्या, मीर इसको राएगा खोता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।